I am Neha Joshi from सूरज कुमारी गौड़िया बालिका आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन, जो कि 9th क्लास में इंग्लिश ग्रामर में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये हमारे एनुअल एग्जाम में पूरे 2 नंबर का टॉपिक आता है। नरेशन का मतलब होता है नरेट करना या बताना या बातचीत करना। अब बातचीत करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट जो स्पीच होती है वो क्या होती है कि 2 लोगों के मध्य में बात होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर है एस और यहाँ पर है के। ये 2 मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर के जो है वो एस को बोल रहा है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये बात इन दोनों के बीच में हुई है, तो ये क्या हो गई आपकी डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, क्योंकि ये के बीमार था जिसने एस को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो यही बात जो है वो एस जाके किसी थर्ड पर्सन यानी कि सीधा जाकर किसको बोलेगा, टीचर को बोलेगा। टीचर को बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा कि आज के बोल रहा था कि वह स्कूल नहीं आएगा। तो इसने क्या किया कि इसने के की बात को जाकर किसी थर्ड पर्सन को बताया, तो ये आपकी क्या हो गई इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि कही गई बात को आप थर्ड पर्सन को बताते हो तो वो क्या होती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन के अंदर जो सेंटेंस होता है वो 2 क्लॉजेस से मिलकर बना होता है। एक तो होता है इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला क्लोज और एक होता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला क्लोज। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो क्लोज होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। अब दूसरा जो क्लोज होता है वो होता है रिपोर्टेड क्लोज। रिपोर्टेड क्लोज होता है उसके अंदर हम लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी कि व्यक्ति द्वारा कही गई मूल बात या मूल कथन। अब जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिया है, राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। अब यहाँ पर हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, और ये होगी हमारी रिपोर्टेड क्लोज। तो सबसे पहले बारी आती है रिपोर्टिंग वर्ब की, क्योंकि जो हमारा जो ये सेंटेंस हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सब कुछ जो बेस्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर ही होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर बाहर सेज दिया हो और उसके बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, लेकिन हमारी सेंटेंस में सेज ही दिया हुआ है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम तो इसको एक बार के लिए सेज ही रखेंगे। और अगर बाय चांस राम सेज टू गीता या सीता दिया होता तो हम क्या करते, सेज टू को चेंज करते हम टेल्स में। किसमें चेंज करते, टेल्स में। सेड टू अगर दिया हो तो उसको हम चेंज करते हैं टेल में। सेड दिया हो, सेड टू दिया हो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो हम उसको टोल्ड, आस्क्ड, और ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल। ठीक है, अब सेकेंड जो नियम होता है वो ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हम क्या करते हैं, कोमा जो लगी हुई होती है इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि जो ये इन्वर्टेड कोमास लगी हुई होती है कोमा के जस्ट बाद में, इन्वर्टेड कोमास इनको भी हम हटा देते हैं। अब क्या करते हैं कि इन 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए हम एक कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा चौथा नियम बन जाता है। इन 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस भी कंजक्शन को हम यूज में लेते हैं, चाहे वो दैट हो या फिर इफ हो, वो कंजक्शन हम अप्लाई कर देते हैं। अब 5th नंबर पे जो हमारा रूल होता है वो होता है कि जब हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पर दैट या कंजक्शन इफ अपन ने अप्लाई किया तो उसके बाद में जब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अगर नाउन दी हुई रहती है तब तो हम इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, अदरवाइज जो इसका दैट के बाद में जो भी यहाँ पर वर्ड दिया हुआ रहता है उसको हम स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। अगर यहाँ
पर अंदर कोई अगर नाउन दिया हुआ हो, नाउन तो आपको पता ही होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर अंदर कोई नाउन अगर दिया हो तो हम उसको कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। ये हो गया आपका रूल नंबर 5। अब छठा नंबर जो अपना रूल कहता है वो ये कहता है कि अगर हमको सेंटेंस के अंदर यानी कि रिपोर्टेड क्लोज वाले सेंटेंस के अंदर हमको कहीं पे भी अगर टेंस, प्रोनाउंस और टाइम या प्लेस संबंधी जो कोई भी शब्द अपन को नजर आ जाए तो हम उनको नियमानुसार चेंज करेंगे। अब हम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पढ़ेंगे। तो अमूमन हमको अगर सेंटेंस में आई, माई, मी, वी, आवर, अस या फिर इनके रिफ्लेक्सिव फॉर्म जैसे माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, ये हमको अगर नजर आ जाए तो ये ऑलवेज फर्स्ट पर्सन काउंट होते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर हमको ये सब फर्स्ट पर्सन नजर आए तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन ही काउंट होंगे। और यदि वाक्य में हमको यू, योर, यू या फिर योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ नजर आ जाए तो ये ऑलवेज सेकेंड पर्सन काउंट होते हैं। अब जो थर्ड पर्सन होते हैं वो होते हैं he, his, him, she, her, they, their, them, it और इनकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म himself, themself, herself या itself, ये ऑलवेज थर्ड पर्सन काउंट होते हैं। प्रोनाउन संबंधी नियम में जो मेन जो नियम होता है वो ये होता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको आप इस सूत्र के अनुसार भी याद कर सकते हो, SON बटे 1 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। सूचक शब्द जो कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए बाई चांस आपको रिपोर्टेड क्लोज के अंदर दिस नजर आ जाए तो आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय दिस को किसमें चेंज कर दोगे? दैट में। दीज को किसमें चेंज करोगे? दोस में। हियर को डियर में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे, टुनाइट दैट नाइट एंड टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। बोथ उसी तरीके से सेंटेंस में अगर यस्टरडे नजर आ जाए तो हम उसको चेंज करेंगे द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। इसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं लेकिन द प्रीवियस ज्यादा बेटर है। उसी तरीके से लास्ट अगर नजर आ जाए तो उसको हम चेंज करेंगे द प्रीवियस। जैसे कैसे कुछ भी आ सकता है, लास्ट नाइट, लास्ट कुछ भी ऐसे, तो इसको लास्ट नाइट आ जाए तो बाई चांस द प्रीवियस नाइट, और वैसे ही नेक्स्ट आ जाए तो उसको हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग। जैसे नेक्स्ट डे आ गया तो उसको किसमें चेंज करेंगे? द फॉलोइंग डे में। उसी तरीके से 10 आ जाए तो उसको हम चेंज कर देंगे सो में, जस्ट को किसमें चेंज कर देंगे? देन में, हैंड्स को देंस में, इधर को दिधर में। अब हम इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया है ही सेड टू मी आई शैल सी यू टुमारो। तो यहाँ पर बात आती है पहले इसको चेंज करने की इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पहले हम क्या देखेंगे कि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चीज दे रखी है। यहाँ पर हमको रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट भी नजर आ रहा है जो कि है ही, हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी नजर आ रहा है और यहाँ पर हमको वर्ब भी नजर आ रही है। तो हमें पहले इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हम देखते हैं पहले कि ही सेड टू मी। तो यहाँ पर ही लिखा हमने, सेड टू मी आया है, तो सेड टू मी आया तो हम इसको टोल्ड में चेंज करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस है। अगर यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस होता तो हम आवश्यकता अनुसार सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या फिर ऑर्डर्ड लिख देते। तो ये नॉर्मल सेंटेंस अपना, तो यहाँ पर ही टोल्ड मी। अब अगला स्टेप अपना क्या था कि कोमा और इन्वर्टेड कोमास को अपन को हटाना है। तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कनेक्टिव दैट, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो कनेक्टिव आ जाता इफ। तो यहाँ पे क्या आ गया? दैट। अब पहले हम क्या देखेंगे कि जो ये इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर सेंटेंस है इसके अंदर पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट पर्सन है कि नहीं, सेकंड पर्सन है कि नहीं, वो कोई समय सूचक शब्द है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको सीधे सीधे पहली नजर में हमको दिख गया है आई। आई क्या होता है अपना? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई। तो आई को हम बाहर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? ही, हिज, हिम। और यहाँ पे क्या होता है? आई, माई, मी। यहाँ पर ही अपनी फर्स्ट फॉर्म में, तो हमको यहाँ पर आई है तो इसको हम चेंज करेंगे। तो किसके अनुसार चेंज करेंगे? ही के अनुसार, क्योंकि ही अपनी फर्स्ट फॉर्म में और आई भी अपनी फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आएगा? दैट ही, शेल को चेंज कर देंगे हम वुड में। दैट ही वुड सी
अब वापस से हमको नजर आया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो बाहर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी अपनी थर्ड फॉर्म में, आई, माई, मी। तो यहाँ पर अपन इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू, योर, यू। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मी, सी, मी। अब टुमारो को चेंज करेंगे हम, क्योंकि समय और स्थान संबंधी सूचक शब्द है, तो ये समय को इंडिकेट कर रहा है। तो टुमारो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, सी मी द नेक्स्ट डे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वुड का प्रयोग क्यों किया है, तो इसका भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि हम अमूमन आई और वी के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, शेल का। अब चूंकि हमने इसको प्रोनाउंस को चेंज किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही। तो ही के साथ में क्या आ जाएगा, वुड। अब जो नेक्स्ट होता है वो टेंस संबंधी चेंजेस हम कैसे करते हैं। तो टेंस संबंधी जो चेंज होंगे वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।